आज के व्याख्यान में हम पिछले व्याख्यान में जो हमने अदायगी अवधि विधि कैपिटल बजटिंग की तकनीकों के अंतर्गत अदायगी अवधि विधि के बारे में जाना था, उसी की आगे का भाग हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसके अलावा एक और तकनीक के बारे में जानेंगे। अदायगी अवधि विधि में हमने जो मूल विनियोग जिस अवधि में वापस आ जाता है वो अदायगी अवधि कहलाती है, ये हमने पढ़ा था। तो अदायगी अवधि जो है वो बहुत सरल विधि है, इसमें लागत भी कंपैरेटिवली कम आती है। तो जिन संस्थाओं के पास रोकड़ कम होता है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जोखिम की भी कमी रहती है। लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ कमियां भी हैं, जैसे परियोजना की लाभदायकता का इससे मूल्यांकन नहीं होता है। ये परियोजना की केवल जो मूल लागत लगी हुई होती है उसकी वसूली पर ही बल देती है, लेकिन लाभ जो है वो लागत वसूली के बाद ही होते हैं, पहले नहीं होते हैं। तो कोई भी विनियोगता जो है वो केवल लागत को वसूल करने के लिए तो विनियोग नहीं करता, तो ऐसी स्थिति की जानकारी इससे नहीं होती है। अदायगी अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले रोकड़ अंतर्वाहों की इस विधि में उपेक्षा की गई है, उस पर विचार नहीं किया जाता। और रोकड़ अंतर्वाहों के आकार और समय की इसमें उपेक्षा की गई है। तो इस पूंजी लागत की उपेक्षा की गई है, वर्तमान मूल्य की उपेक्षा की गई है। तो इन सब चीज़ों को दूर करते हुए अदायगी अवधि में सुधार की कुछ विधियां जो हैं उनके बारे में बताया गया है। इसमें पहली है अदायगी अवधि के पश्चात लाभदायकता की गणना। अदायगी अवधि विधि में परियोजना की अदायगी अवधि के पश्चात की रोकड़ आय की अवहेलना की जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं की अदायगी अवधि के पश्चात के शेष जीवन काल के अर्जनों की गणना की जाती है। जिस परियोजना की अदायगी अवधि के पश्चात की अर्जनें सर्वाधिक होती हैं उस परियोजना को सर्वोत्तम माना जाता है। अदायगी अवधि के पश्चात लाभदायकता की गणना के लिए कुछ फार्मूला दिए गए हैं। जो फार्मूला है पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इक्वल टू टोटल कैश इनफ्लो इन लाइफ माइनस इनिशियल कॉस्ट, या इसका एक दूसरा फार्मूला भी है एनुअल कैश इनफ्लो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल लाइफ माइनस पे बैक पीरियड। तो ये फार्मूला इसके अंदर बताया गया है, मैंने जो कैप्शन दिया है उसके अंदर इस फार्मूले को दर्शाया है। तो इस माध्यम से अदायगी अवधि के पश्चात लाभदायकता की गणना की जा सकती है। अदायगी अवधि में विभिन्न वर्षों के अर्जनों के समय कारक पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस कमी को पूरा करने के लिए अदायगी अवधि व्युत्क्रमों की गणना की जाती है। अदायगी अवधि का व्युत्क्रम वास्तव में प्रस्ताव की लाभप्रदता दर का अनुमान है। इसकी गणना करने के लिए अदायगी अवधि व्युत्क्रमों की गणना करने के लिए इसका एक फार्मूला है अदायगी अवधि व्युत्क्रम या पे बैक रेसिप्रोकल्स इक्वल्स टू एनुअल कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इस तरह से हम अदायगी अवधि व्युत्क्रमों की गणना कर सकते हैं। तो ये अदायगी अवधि विधि में कुछ सुधार, जिनसे हम अदायगी अवधि विधि में जो कमियां थी उन्हें दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट विधि है औसत प्रत्याय दर विधि। यह विधि लेखांकन प्रत्याय दर विधि भी कहलाती है। औसत प्रत्याय दर विधि का प्रयोग विनियोग प्रस्तावों की लाभप्रदता का माप करने के लिए किया जाता है। इस विधि में औसत वार्षिक लाभों को, जो कर के पश्चात के होते हैं, विनियोग के प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जब इसकी गणना में मूल या प्रारंभिक विनियोग को लिया जाता है तो विनियोगों पर प्रत्याय कहलाता है, और जब इसकी गणना के लिए औसत विनियोग का उपयोग किया जाता है तब औसत प्रत्याय दर कहलाती है। इसके लिए निम्न जो सूत्र है उनका प्रयोग किया जाता है।
औसत विनियोग पर प्रत्याय की दर। कर तथा हास के पश्चात के अगर लाभ दिए गए होते हैं तो इसका फार्मूला है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यदि वार्षिक रोकड़ अंतर्वाह दिए गए होते हैं तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो माइनस एनुअल डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। यदि विनियोग की मूल लागत का उपयोग किया जाता है तो एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अगर हम ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, एक परियोजना की लागत 15,000 और उसकी स्क्रैप वैल्यू 3,000 थी। इसमें हास एवं कर से पूर्व अब इस हास एवं कर से पूर्व प्रथम 5 वर्षों के कैश फ्लो दिए हुए हैं। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हम एक चार्ट बनाएंगे। उस चार्ट में इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दी गई है 3,000, 3,600, 4,200, 4,800, 6,000 और 21,600 टोटल हो गया और एवरेज हो गया इसका 4,320। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया जाएगा। डेप्रिसिएशन ज्ञात करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन ज्ञात करने के लिए हम इसमें से स्क्रैप वैल्यू और इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनसे हम सीधी लाइन से एक डेप्रिसिएशन को काउंट करेंगे और इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन माइनस करने के पश्चात हमारे पास कैश फ्लो आए हैं 600, 1,200, 1,800, 2,400, 3,600, 9,600 टोटल और इसका एवरेज है 1,920। इसमें से 50% जो इनकम टैक्स है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट इनकम आ गई आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 15,000 है, एवरेज आ गया इसका। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का एवरेज निकालेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 15,000 है और स्क्रैप वैल्यू दी गई है 3,000, तो 15,000 प्लस 3,000 डिवाइडेड बाई 2 ये हमारे पास आएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट, ये आ गया 9,000। चूँकि हमारे पास 960 इनकम आफ्टर टैक्स आई थी, एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स, इसको हम 9,000 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये मैंने जैसे आगे की दर्शा रखा है इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 10.67% एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो इस प्रकार से हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। औसत प्रत्याय दर या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो है ये भी बहुत सरल विधि है। इस विधि में विनियोग की लाभप्रदता पर ध्यान दिया जाता है तथा विनियोग से प्राप्त सभी वर्षों के लाभों पर विचार किया जाता है। इस विधि में औसत प्रत्याय दर से पूंजी की लागत की तुलना करके विनियोग प्रस्तावों के संबंध में निर्णय आसानी से लिए जा सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। इसमें समय कारक को ध्यान में नहीं रखा गया है। इस विधि में प्रत्याय दर की गणना के लिए लेखांकन विवरणों द्वारा प्रदर्शित लाभों का प्रयोग किया जाता है जो परियोजना से प्राप्त होने वाले सही रोकड़ अंतर्वाहों के रूप में नहीं होते। साथ ही प्रत्येक संस्था एक न्यूनतम प्रत्याय दर निश्चित कर लेती है। इस दर से कम प्रत्याय वाली परियोजनाओं को अस्वीकृत कर दिया जाता है। व्यवहार में इस प्रकार की न्यूनतम दर का निर्धारण कठिन होता है। इन कमियों के होने पर भी दीर्घकालीन वाली परियोजनाओं के लिए इस विधि का प्रयोग सरलता से किया जा सकता है तथा सही निर्णय लिए जा सकते हैं। धन्यवाद।